चंद्रमा पर जीत के बाद अब सूरज की बारी। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। चंद्रमा पर जिस तरीके से भारत ने अपना जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य की पूर्ति की है, इसके बाद से ही दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश बन गया है, अमेरिका, रूस, चाइना के बाद, जो चंद्रमा पर पहुंचता है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। और इसीलिए 23 अगस्त 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई इस कहानी का अभी उपसंहार नहीं हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सिर्फ पंख लगे हैं। परवाज अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आकाश खुल चुका है। चंद्रमा के बाद अब सूरज की बारी आने वाली है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, लगातार दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अब अंतरिक्ष में भी अगर कोई विश्व गुरु बनकर उभर रहा है तो वो हमारा देश भारत है। 23 अगस्त 2023 की तारीख जब पन्ने में दर्ज हो गई, इतिहास के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, तो बुधवार शाम 6:04 का वो समय था जब चांद पर, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है चंद्रयान 3 की। लैंडिंग होते ही पूरा भारत जोश से झूम उठता है। हालांकि जोश सुबह से ही आप देख रहे थे, कल का दिन बहुत ज्यादा विशेष था। सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर था, सुबह से ही उत्साह और उमंग था। कई जगह पे तो सेलिब्रेशंस पहले ही हो चुके थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था अपने भारत के वैज्ञानिकों पर, उनकी कठिन तपस्या और तप पर, कि इस बार चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जरूर भगवा फहराएगा। और ऐसा ही हुआ। हर तरफ जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हर एक भारतवंशी के घर से, दफ्तर से सिर्फ और सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचता है, इतिहास बन जाता है, कीर्तिमान बन जाता है। विश्व का पहला देश भारत बन जाता है जो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भगवा फहरा देता है। लेकिन ये तो बस, हम फिर कह रहे हैं कि ये तो बस अभी शुरुआत है। अभी तो लक्ष्य बहुत है, अभी तो कदम बहुत चलने हैं। चंद्रमा के बाद अब सूरज की बारी है। सूरज, जी हाँ, जिसकी तपिश के पास जाने को सोचकर भी रूह कांप उठती है, लेकिन उसी तपिश को महसूस करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक उसी ऊष्मा और ऊर्जा के साथ अब एक नए अभियान की तरफ जाने वाले हैं। दरअसल इसरो जल्द ही सूरज के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के लिए एक मिशन प्रारंभ करने वाला है, उसकी शुरुआत करने वाला है। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने के बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो किस तरीके से सूर्य के रहस्यों से अब रहस्य उद्घाटन होगा, रहस्य से पर्दा उठेगा, और इसके लिए भी भारत के झोली में ही ये श्रेय आए। इसलिए इस अभियान में अभी से ही वैज्ञानिक कठिन तप के साथ जुट चुके हैं। किस तरह से भारत का ये मेगा अभियान आगे बढ़ रहा है, चंद्रमा के बाद अब सूरज की कैसी बारी है, आइए ये सब कुछ देखिए, समझिए हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट।
चांद की सतह पर क्रैश कर गया था। अब जबकि भारत उसी काम में सफल रहा है, तमाम देशों के साथ साथ रूस भी भारत की तारीफ करते हुए बधाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि चंद्रयान 3 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के साथ चंद्रमा पर उतरा है। चंद्रमा पर फतेह के बाद अब इसरो की नजरें सूरज पर है। इसरो का अगला मिशन आदित्य L1, जिसमें सूरज की स्टडी की जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने वाला ये पहला भारतीय मिशन होगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यान को लैंग्वेज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु ऐसी जगह है जहां ग्रहण का असर नहीं पड़ता। आज का नया भारत विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का नया भारत इतिहास रच रहा है। हम सबका था विश्वास, इसीलिए हम हो गए कामयाब। चंद्रमा पर हो गई सॉफ्ट लैंडिंग, दुनिया ने कहा जीता हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। तो भारत के उदयमान भाग्य का है ये पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं तो उनके इस कहने में लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट नजर आता है कि भारत की ये जो उड़ान है वो अभी रुकने वाली नहीं है। ये उड़ान और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और अंतरिक्ष में भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर देगी। और ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण और पल होगा। वैसे ये पल हमारे बीच आ चुका है, क्योंकि चंद्रयान 3 के इस मिशन की सफलता के बाद ही विश्व भर से सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाओं के संदेश आ रहे हैं। और विश्व भर की जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं वो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करना चाहती हैं। ये अपने आप में बताता है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अब भारतीय वैज्ञानिकों के साथ काम करने के लिए आतुर हैं। वो यहाँ के वैज्ञानिकों की जो बुद्धिमत्ता है, जो उनकी विलक्षण क्वालिटी है, गुण है, उसके साथ मिलकर दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं। चंद्रमा के बाद अब सूरज की बारी, जिसे हम कह रहे हैं, आने वाली है। इसमें क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ बड़ा होगा, ये सब कुछ आज बताएंगे। एक विशेष अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चंद्रमा पर तो हम पहुंच चुके हैं, अब सूरज की बारी है। सूरज, आग उगलते सूरज के रहस्यों का से पर्दा उठाने की बारी है। और इसमें भी भारत अपने लक्ष्य और उद्देश्य को जीत ही रख रहा है। और इसीलिए सफलतापूर्वक एक मिशन तैयार किया जा रहा है, जिसे सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च करने की संभावना है। आदित्य L1, आदित्य नाम से ही जाहिर है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य का ही आदित्य है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम, इस मिशन का नाम आदित्य रखकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसरो के वैज्ञानिक इस बार अब चंद्रमा के बाद सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और कुछ तस्वीरें जरा जश्न की देख लीजिए, उत्साह उमंग की देख लीजिए। ये बात तब की तस्वीरें हैं जैसे ही लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करता है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जश्न शुरू हो जाता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, आतिशबाजियों का दौर हो जाता है। दुनिया भर से भारत को
शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग में जरूर उपस्थित थे, लेकिन उनकी पूरी आत्मा यहां अपने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ लगी हुई थी। जश्न में झूमना चाह रहे थे वो, और आपने देखा भी कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जब वो तिरंगा झंडा लहराते हुए हिलाते हुए नजर आ रहे थे, उनकी खुशी उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं से ही प्रकट हो रही थी। और ऐसे में ये जरा चंद तस्वीरें भी देख लीजिए, देश भर से ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न की तस्वीरें। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है। आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ऐसा ही जश्न है। भारतीय वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं और देश के इस विशिष्ट कीर्तिमान के लिए उत्साह उमंग का माहौल। और आइए हमारे साथ इस वक्त एक विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं, जाने माने स्पेस वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। डॉक्टर राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि आप भी वैज्ञानिक हैं, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे देश के संपूर्ण वैज्ञानिकों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो काम कर दिखाया है। भारत के 140 करोड़ आबादी, जो एक एक बच्चा है, वो आज गर्व से बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। डॉक्टर राम, महत्वपूर्ण ये है कि चंद्रमा तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमारी ये जो भारतीयों की भूख होती है वो कभी मिटती नहीं है। अभी सिर्फ चंद्रमा तक ही पहुंचे, लेकिन अब तो सूर्य के रहस्यों तक भी जानने समझने की जो इच्छा है वो उत्पन्न हुई, और आदित्य L1 मिशन की घोषणा भी कर दी गई। किस तरह से आप ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन को? पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा जो चंद्रमा पर कदम पड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक इससे हमको आशाएं मिली हैं। विशेषकर प्रधानमंत्री ने जो हिम्मत अफजाई की है वो काबिले तारीफ है, और निश्चित रूप से उससे प्रेरणा लेकर हमारे सभी वैज्ञानिक समुदाय के सभी लोग दुगनी ताकत के साथ और आगे बढ़ेंगे। अभी चंद्रमा की यात्रा तो प्रारंभ हुई है, अभी तो पार्टी बाकी है भाई। अभी वहाँ पहुंचकर खुदाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे, पानी ढूंढेंगे, और फिर इसके अगले कदम में हम वहाँ पर जो है जैसे किसी जमाने में धरती के ऊपर गुफाओं में इंसान रहा करता था, ऐसी वहाँ गुफाएं बनाएंगे जो आधुनिक ढंग की होंगी, क्योंकि ईंट, गारा, लोहा, गिट्टी ये सब हम जमीन से तो ले नहीं जा सकते, वहाँ ढूंढना पड़ेगा। एक नया विज्ञान जन्म लेगा, लूनर टेक्नोलॉजी, लूनर इंजीनियरिंग, और वहाँ कृत्रिम रूप से किस तरह से हम वातावरण बनाएंगे, उसमें कैसे रहेंगे, वहाँ कैसे वनस्पति उगाई जाएगी। और देखिएगा ये जो कदम है वो अपने साथ साथ चलेगा, लेकिन हमारी नजरें जो पसर रही हैं वो सूर्य की तरफ आ गई है। अब सूर्य की तरफ क्यों आई है, इसको सबसे पहले क्यों लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। देखिए हमारे जो पृथ्वी है इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र का आवरण है, एनवलप बना हुआ है, जो हमारी जीवन रक्षा करता है। सूरज में क्या हो रहा है, सूरज का आकार बड़ा विशाल है। हमारी पृथ्वी के आकार जैसी 2,86,000 पृथ्वियां उसके पेट में समा सकती हैं। क्या आप कल्पना करेंगे, वहां 1,00,000 टन हाइड्रोजन एटम बम एक सेकंड में फूट रहे हैं पिछले 3 अरब साल से। और अब कब तक फूटेंगे इसकी गणना अभी कई अरब साल तक और रहेगी। लेकिन जब वो हाइड्रोजन बम फूटते हैं, जो कि सूर्य की रहस्य, उसकी गर्मी का, उसके रेडिएशन का, उसका चमक का, तो वहां से जो सौर हवाएं चलती हैं, सोलर विंड जिसको कहा जाता है, वहां जैसे कि तोप में से गोले छूटते हैं, ऐसे वहां जो मैग्नेटिक फील्ड का एक कैनन बन जाती है, तोप बन जाती है। उसमें से जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल आते हैं, प्लाज्मा आते हैं। और जैसे आपने कभी देखा होगा तेल की कढ़ाई जब ज्यादा गर्म होती है उसमें बुलबुले फूटते हैं जी। ऐसे वहां पर जो सूर्य के ऊपर लिक्विड वहां फैला हुआ है नाभिकीय द्रव का, तो वो उसमें बड़े बड़े बुलबुले फूटते हैं। वो बुलबुले जब फूटते हैं तो जैसे तेल उछटता है उसी तरह से
यहाँ पर जो है उसका लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है, लाखों किलोमीटर, उसको प्रोमिनेंस कहते हैं। जब भी प्रोमिनेंस होता है, सोलर विंड आती है, सूर्य का तूफान आता है, वो सूर्य के तूफान के आवेशित कण हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चारों तरफ नृत्य करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, उत्तरी तरफ पर जाते हैं और वहाँ पर दीपावली जैसी रंगीन रोशनी नजर आती है जिसको अरोरा कहते हैं। तो ये तो अरोरा तो एक दर्शनीय चीज है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि जब आवेशित कण धरती के चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, नृत्य करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे जो सैटेलाइट हैं उनका नेविगेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन के ऊपर कभी कभी एकदम ब्लैकआउट सा आ जाता है, वो सोलर स्टॉर्म की वजह से। सोलर स्टॉर्म की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि देखिए, जब कभी भी धरती पर भूकंप आता है, नेपाल में भूकंप आया था, तो हमारे ऊपर जो आयनोस्फीयर था उस आयनोस्फीयर में डिस्टरबेंस हो गए थे। तो जब उस आयनोस्फीयर में डिस्टरबेंस होंगे तो यहाँ धरती पर भी उथल पुथल होती है। वो कैसी होती है, क्या होती है और इनसे क्या दुष्परिणाम होता है जी, यानी इस लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये मिशन है और इस मिशन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे मन में चल रहे हैं, हमारे दर्शकों के मन में चल रहे हैं। डॉक्टर राम आपके सामने वो प्रश्न जरूर रखेंगे। राम, हम आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई, जो कोरोनल मास स्टडी की जाएगी, इसमें सर्टेन चैलेंजेस भी हैं। जिस तरीके से इस मिशन को लेकर ही कहा जा रहा है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जिस जगह पर जाने की, जिस वैज्ञानिक भाषा में आप ज़्यादा आसानी से इसे समझा पाएंगे, जिस जगह पे, जिस पॉइंट पर जाने की बात हो रही है, वहाँ पर अगर ज़रा सा भी ग्रेविटेशनल फोर्स इधर उधर होता है तो ये पूरा का पूरा मिशन कोलैप्स कर जाएगा। ये थोड़ा सा अगर आप बता सकें क्लैरिटी के साथ कि कैसे वो चैलेंज है और इस चैलेंज को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए, इस समय जो है समझना यूँ आवश्यक है कि सूर्य धरती को अपनी तरफ खींच रहा है जी, और धरती का गुरुत्वाकर्षण सूर्य को इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो गोल गोल घूमता है, इसमें दो तरह के बल लगते हैं, केंद्र की तरफ और केंद्र के बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारी धरती मैनेज कर रही है, इसलिए उसकी गति अपने हिसाब से जमी हुई है। तो वो बिंदु जहाँ दोनों बल बराबर हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल पुल जिस स्थान पर होंगे, वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ हम स्थिर अवस्था में रहकर सूर्य और पृथ्वी के बीच घूमकर, और वहाँ अगर हम स्थायी रूप से अपना कुछ उपकरण रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत इजीली इस बात का पता लगा सकेंगे कि जो सोलर विंड आ रही है वो कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, उसका क्या असर होगा और वो धरती पर कब पहुंचेगी। क्यों, जब कभी भी सोलर स्टॉर्म आते हैं, चुंबकीय तूफान आते हैं, धरती के मौसम में परिवर्तन होता है। एक वैज्ञानिक थ्योरी तो ये भी कहती है कि जब कभी भी सोलर विंड आएंगे तो सोलर विंड के कारण अर्थक्वेक भी होते हैं या नहीं होते, अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों का पूर्वाभ्यास करने के लिए, और जो मौसम की विकृतियां हैं, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ा है, जंगलों में आग लग रही है जी। ये सब जो चीजें हो रही हैं, क्या इनका सौर हवाओं से कोई लेना देना है? हाँ, कुछ हद तक है। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी सोलर विंड आती है धरती पर तो यहाँ पर मौसम की विकृतियां कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, डॉक्टर साहब, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हम लगातार देख रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड से लेकर देवभूमि हिमाचल तक हम देख रहे हैं, जब देखिए अचानक से अर्थक्वेक आ जा रहे हैं, ये सब कुछ क्या जिस सोलर विंड्स की आप बात कर रहे हैं वो इनके लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं? और ये एक ही उसके पीछे प्रामाणिक उद्देश्य है या प्रमाण है कि जब नेपाल में भीषण तूफान अर्थक्वेक आया था जी, उस समय हमारे आयनोस्फीयर में, अपर एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशंस आए थे। तो जब जमीन की हरकत से अंतरिक्ष के बाहरी वातावरण में परिवर्तन आ सकते हैं, तो अगर बाहरी वातावरण में कोई परिवर्तन होंगे तो क्या जमीन में भी इसी तरह के वो आ सकते हैं? अगर ये सही है तो निश्चित रूप से उस विज्ञान की ओर हम पढ़ रहे हैं जो ये प्रेडिक्ट कर सकेगा कि अमुक स्थान पर इतने बजकर इतने मिनट पर भूकंप के आने की संभावना है। अगर ये पूर्व घोषणा हो जाए
तो देखिएगा कितनी जनहानि बचेगी। बिल्कुल। तो अभी और महत्वपूर्ण, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हम पहले से ही कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम जान सकेंगे इस मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद उन तमाम प्रिकॉशंस को भी ले सकेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि लगातार अभी तक हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो नया टर्मिनोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल हीटिंग पे आ चुके हैं हम। तो क्या इसका भी कोई समाधान निकल पाएगा इस मिशन से? क्या हम उसको लेकर भी कुछ कदम आगे बढ़ा पाएंगे ग्लोबल हीटिंग से बचने के लिए? कुछ वैज्ञानिकों की ये थ्योरी है, जो कितनी प्रैक्टिकल है ये तो भविष्य में पता लगेगा। अगर हम आयोनोस्फीयर की स्टडी करें तो आप ये देखेंगे उस आयोनोस्फीयर में 1 वर्ग मीटर में लाखों वायरसेस और बैक्टीरिया फैले हुए हैं जी। अब बैक्टीरिया तो ऊपर ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वायरसेस अगर वहां गए तो कहाँ से गए, कैसे फ्लोट कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक सत्य है, इसके शोध पत्र मौजूद हैं। तो सूर्य की किरणों से, रेडिएशन से, सोलर विंड से अपर एटमॉस्फेयर में, देखिए जब कभी भी कोई तूफान आता है तो तूफान से बिजली जो कड़कती है वो तो हम जमीन से देखते हैं, लेकिन आयोनोस्फीयर और तूफान के बादलों के बीच में एक लाल रंग का, जिसको कि स्प्रिट बोला जाता है, SPRIT, स्प्रिट, वो लाल रंग की वहां पर नृत्य करती नजर आती है। अब स्प्रिट का तो मतलब आत्माओं से किया जा सकता है, लेकिन वो आत्माएं नहीं, ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है जो कि आयोनोस्फीयर से लेकर तूफान के केंद्र के ऊपर, स्टॉर्म के केंद्र के ऊपर उसके चित्र लिए गए हैं। वहां पर इस तरह का रेडिएशन फ्लक्चुएट होता है। निश्चित रूप से उसका सीधा संबंध सोलर विंड से है। सोलर विंड से अगर है तो सोलर विंड को अगर हम नियंत्रित कर लेंगे, देखते रहेंगे, उस सुविधा का अगर हम उपयोग कर लेंगे तो आगे हमको ये समझ में आ जाएगा कि हरिकेन क्यों आते हैं, साइक्लोन क्यों आते हैं। अभी देखिए ना, आज ही की न्यूज है कि इतना भयंकर स्टॉर्म जो है पवित्र नगरी मक्का में आया कि वहां बाढ़ आ गई और लोग वहां हवा की वजह से फिसलते चले गए। वहां के ऊंचे टावर पर भयंकर बिजली गिरी। तो ये जो बिजली आतंक मचाती है, लोगों के जनहानि करती है, इसका कारण अभी तक तो सिर्फ यही आ गया। देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और देवभूमि ही नहीं, हमारी तो पवित्र धरती पृथ्वी पर भी कई जगहों पर ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर हम इस मिशन को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठेगा और बहुत सारी ऐसे अध्ययन से हम कुछ जानकारियां कलेक्ट कर पाएंगे कि भूकंप जैसी या कोई भी प्राकृतिक आपदा, जो लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदा हो रही है, उनके बारे में अगर हमें पहले से पता चल सकेगा तो हम बहुत कम से कम जनहानि हो इसके लिए बहुत सारे उपाय कर सकेंगे, समाधान निकाल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर चंद्रमा पर तो हम पहुंच चुके हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर कहा जा रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स देखी गई थी 2008 में जब चंद्रयान 1 का प्रोजेक्ट हुआ था, और उस वक्त जो तस्वीरें आई थी उसी ने ही ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत की ये उड़ान अभी रुकने वाली नहीं है। जीवन की संभावनाएं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तरीके से बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं, इसे लेकर जरूरी था एक मिशन, और इस मिशन को सफलतापूर्वक भारत ने प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों की भूख उगलते हुए सूर्य, ऊष्मा, अग्नि उगलते हुए सूर्य को जानने की है, उसके रहस्यों से पटाक्षेप करने की है, पर्दा हटाने की है। और इसीलिए अब ये महत्वपूर्ण जो मिशन है इसकी घोषणा कर दी गई है। और पूरे भारतवासी सच्चे दिल से अब से ही ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे चंद्रयान 3 मिशन सफलता का परचम गाड़ चुका है, चंद्रमा पर भगवा फहरा चुका है, ऐसा ही आदित्य L1 मिशन से भी हमें यही बेहद खूबसूरत तस्वीर प्राप्त हो। एक अच्छी उम्मीद के साथ आज की विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।